मैं नौकरी की तलाश में शहर आया था, तभी मेरे दोस्त ने मुझे अपने घर रहने के लिए जिद की। उसने अपनी माँ की देखभाल करने को कहा और खुद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर मुल्क चला गया। जैसे ही वह बाहर निकला, उसकी माँ का मेरे साथ रवैया बदलने लगा। वह अक्सर मुझे अपने कमरे में बुलाती थी। एक बार तो उसने झूठा बहाना बनाकर कहा कि उसे बहुत डर लग रहा है और मुझे अपने कमरे में बुलाया। उस रात जब मैं उसके पास सो रहा था तो आंटी अचानक मेरे सर पर हाथ फेरते हुए एक अलग ही अंदाज में बोली, अहमद, मुझे पता न था कि तुम्हारी उम्र के लड़के इतने बड़े और समझदार होते हैं। हेलो दोस्तों, आज की इस अनोखी कहानी में आप सबका इस्तकबाल है। मेरा नाम अहमद है। अभी अभी मैं नौकरी के लिए शहर आया था। शहर आने की खबर मैंने अपने दोस्त इरफान को दी थी। इरफान मेरा सोशल मीडिया पर दोस्त था। हमारी दोस्ती डिजिटल थी मगर बहुत गहरी थी। जैसे ही मैं शहर पहुंचा, इरफान मुझे स्टेशन लेने आया और वहां से सीधा अपने घर ले गया। इरफान के घर पहुंचते ही मेरी नजर एक खूबसूरत खातून पर पड़ी और मैंने उन्हें इरफान की बहन समझ लिया। तभी इरफान ने मेरी गलतफहमी दूर करते हुए कहा, अहमद, अरे ये मेरी बहन नहीं, ये तो मेरी माँ है। आंटी इतनी खूबसूरत और जवान दिखाई देती थीं कि मैंने उन्हें उसकी बहन समझ लिया था। आंटी किसी जवान लड़की जैसी लग रही थीं। मैंने उन्हें पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए मेरा भ्रम होना फितरी था। उस दिन इरफान से मिलकर मुझे बहुत खुशी हुई। दोपहर के खाने के बाद जब मैं वहां से निकलने लगा, क्योंकि मुझे अपने लिए रहाइश का बंदोबस्त देखना था, मैंने कहा कि मुझे काम है और निकलने लगा तो इरफान ने मुझे रोका। उसने कहा, अहमद, तुम हॉस्टल वगैरह क्यों ढूंढ रहे हो? जब तुम्हारा अपना घर है तो हॉस्टल में रहना ठीक है। तब मैंने कहा, अपना घर? उस पर इरफान बोला, अरे दोस्त, इतनी जल्दी तुमने मुझे पराया कर दिया। हाँ, मैं शहरी हो सकता हूँ, मगर मुझे भी दोस्ती निभानी आती है। देखो, इस घर में मैं और मेरी माँ ही रहते हैं। यहाँ तुम आराम से एडजस्ट हो सकते हो। वैसे भी अब मैं आगे की पढ़ाई के लिए कुछ सालों के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो माँ की देखभाल के लिए किसी की जरूरत होगी। मेरे जाने के बाद तुम भी मेरी तरह माँ की देखभाल करना। इरफान की बात सुनकर मैं जज्बाती हो गया, क्योंकि उसने मुझे पराया नहीं बल्कि अपना समझा था। इरफान की बात की तायीद करते हुए उसकी माँ ने भी कहा, हाँ अहमद, इरफान बिल्कुल ठीक कह रहा है। अगर मेरा इरफान बेटा बाहर चला गया तो दूसरा बेटा मेरे पास नहीं रह सकता क्या? अल्लाह ने तुम्हें सही वक्त पर यहाँ भेजा है। इसका मतलब है कि अल्लाह की यही मर्जी थी कि तुम यहाँ मेरे साथ रहो। उनका इसरार इतना बढ़ गया कि मैं उन्हें मना न कर सका। 2 दिन बाद इरफान बाहर जाने वाला था। उसके जाने के बाद मैं घर में आंटी के साथ अकेला रह गया। अपने घर की हालत को देखते हुए मैंने फौरन नौकरी ढूंढ ली थी। 22 साल की उम्र में आगे पढ़ाई का ख्याल मैं छोड़ चुका था और पैसे कमाने के लिए नौकरी ज्वाइन कर ली। मेरे पास इतना पैसा न था कि आगे पढ़ाई कर सकूं, इसलिए नौकरी का फैसला किया। शहर में मुझे एक ठीक ठाक नौकरी मिल गई। इरफान का हिस्सा बहुत अच्छा था कि उसे 22 साल की उम्र में बाहर पढ़ाई का मौका मिल गया। खैर, किस्मत किसकी कैसी होती है, ये सोचकर मैंने अपनी किस्मत को मुस्तइल्जाम ठहराना छोड़ दिया। उस दिन के बाद से मैं इरफान की माँ को अपनी माँ मानकर उनके साथ रहने लगा। मगर आंटी के दिल में मेरे लिए गलत जज्बात थे जिन पर पहले मेरा ध्यान न गया, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो बातें मेरी नजरों में आने लगीं। आंटी शहर में नौकरी करती थीं। एक रात आंटी ने हम दोनों के लिए मेरा पसंदीदा खाना बनाया। वो बोलीं, मैंने तुम्हारे सोशल मीडिया से तुम्हारी पसंद नापसंद का पता कर लिया है। तुमने अपनी बायो में लिखा है कि तुम्हें महाराष्ट्रियन फूड बहुत पसंद है। आंटी मेरी पसंद नापसंद का ख्याल रखने लगी थीं। उस रात जब हम खाना खा रहे थे, वो मेरे पास आकर बैठ गईं। मेरी प्लेट में एक रोटी रखी। खाना खत्म होने के बाद मैं आंटी की मदद करने लगा और बर्तन उठाने लगा। मेरा काम देखकर वो बोलीं, तुम बिल्कुल परफेक्ट लड़के हो। मैंने कई बार इरफान के मुंह से तुम्हारी तारीफ सुनी है और तब से तुमसे मिलने को बेताब थी। तुम और इरफान में बहुत फर्क है। इरफान कभी घर के कामों में मदद नहीं करता,
उल्टा घर का सामान इधर उधर बिखेरने में माहिर है। इरफान के मजे के किस्से सुनकर मैं हंसने लगा। हंसते हंसते आंटी अचानक खामोश हो गईं। मुझे लगा उन्हें इरफान की याद आ गई होगी। मैंने उनके कंधे पर हाथ रखकर कहा, आंटी, अगर इरफान की याद आ रही है तो मैं उसे फोन कर देता हूं। तुम इतनी उदास न हो। तब आंटी ने मेरे हाथ पर हाथ रखकर कहा, इरफान हमेशा के लिए बाहर नहीं गया, ये मुझे अच्छी तरह पता है। मुझे अब उसकी याद में खामोश नहीं बैठना, बल्कि मैं अचानक तुम्हारे ख्यालों में खो गई थी। फिर बोली, मैं सोच रही थी कि तुम कितने परफेक्ट हो। अगर तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस करते रहोगे तो मेरा क्या होगा। तुम बार बार मुझे इस तरह इम्प्रेस मत किया करो, वरना मुझे संभालना तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगा। ये कहकर आंटी मेरे हाथ से प्लेट लेकर किचन में चली गईं। कुछ देर तक मैं वहीं खड़ा रहा। उनकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर गई थीं। आहिस्ता आहिस्ता आंटी ने मेरे सामने अपनी खूबसूरती का असर डालना शुरू कर दिया। वो हर रोज सुबह जल्दी उठकर योगा करती थीं। जब मैंने उन्हें योगा करते देखा तो मुझे उनके जवान दिखने का राज समझ आ गया। एक दिन आंटी ने मुझे दफ्तर से जल्दी घर बुला लिया, क्योंकि उन्हें मार्केट शॉपिंग के लिए जाना था और वो चाहती थीं कि मैं उन्हें ले जाऊं। उस दिन मैंने दोपहर में आधा दिन की छुट्टी लेकर घर आया। घर पहुंचकर मैंने बार बार बेल बजाई, मगर अंदर से कोई आवाज न आई। शायद बेल खराब थी। तब मैंने अपने पास रखी दूसरी चाबी से ताला खोला और अंदर चला गया। हॉल में कोई नजर न आया। तभी मुझे आंटी के कमरे से पानी की आवाज आई। मुझे लगा शायद कोई नल खुला रह गया होगा। पानी जाया न हो, इसलिए मैं आवाज की सिमत चल पड़ा। पानी की आवाज की सिमत में एक कमरे के करीब पहुंचा जहां बाथरूम से आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोलने को हाथ बढ़ाया ही था कि अंदर से दरवाजा खुला और सामने आंटी खड़ी थीं, बिल्कुल भीगी हुई। उनके चेहरे पर गीले बालों से पानी की बूंदें गिर रही थीं। उनका वो दिलकश मंजर देखकर कुछ लम्हों के लिए मैं वहीं जम गया और उन्हें एक टक देखता रह गया। आंटी की उस खूबसूरती में इतना खो गया कि होश ही न रहा। जब दरवाजा बंद होने की आवाज आई तब होश आया। आंटी ने मुझे देखते ही दोबारा अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। मैं हॉल में आकर बैठ गया। कुछ देर बाद आंटी हॉल में आईं और बोली, हमद, तुम आ गए। मेरे कमरे में क्यों आ गए? तुम्हारे कमरे में पानी नहीं आता क्या? तब मैंने बताया कि मुझे तुम्हारी आवाज न सुनाई दी, इसलिए लगा तुम अभी घर नहीं आई। नल की आवाज सुनकर तुम्हारे कमरे तक आ गया। इस पर वो बोली, अच्छा, जो कुछ हुआ वो नजरों की गलती से हुआ। आज मैंने सैंडल दरवाजे के पास रख दी थी, इसलिए शायद तुम्हें पता न चला कि मैं घर पर ही हूँ। जाओ, तुम भी फ्रेश हो जाओ, मैं तैयार होकर आती हूँ। कुछ देर बाद हम दोनों तैयार होकर मार्केट के लिए निकले। आंटी बिल्कुल सादे कपड़ों में थीं, मगर फिर भी बहुत खूबसूरत लग रही थीं। मुझे लग रहा था जैसे पहली बार किसी औरत की ऐसी खूबसूरती देख रहा हूं। मैं बार बार उनकी तरफ देख रहा था। वो मेरे पास आईं और मेरे बालों में हाथ फेरते हुए बोली, हमद, अरे तुम बार बार किस सोच में डूबे रहते हो? चलो अब जल्दी करो। जैसे ही वो बाइक पर मेरे पीछे बैठीं, उन्होंने दोनों हाथ मेरे कंधों पर रख दिए। मार्केट में जहां जहां जाना था, मैं उन्हें वहां ले जा रहा था। घर वापस आकर आंटी ने मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, तुम्हें परफेक्ट मैन का नाम पूरी तरह सूट करता है, क्योंकि तुम सच में वैसे ही हो। तुमने शॉपिंग के दौरान बिल्कुल शिकायत का मौका न दिया। इरफान तो एक दुकान पर छोड़ देता और बाकी जगह मुझे पैदल जाना पड़ता, जबकि वो गाड़ी में बैठा रहता। तुमने सारे बैग उठाए और हर जगह मुझे बिठा कर ले गए। फिर उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई और गाल खींचे। ये सब बहुत कुदरती तौर पर हुआ, मगर इसका मेरे दिल पर गहरा असर हुआ। इसी दौरान आंटी एक नया सूट पहनकर मेरे सामने खड़ी हुई और बोली, इसमें मैं कैसी लग रही हूं? मैंने कहा, बहुत खूबसूरत लग रही हो, बस ड्रेस थोड़ी ढीली है। ये सुनते ही वो बोली, शायद पीछे की रिबन मैंने बांधी ही नहीं। हमद, क्या तुम मेरी थोड़ी मदद करोगे? मैं उनकी मदद करने लगा। रिबन बांधते वक्त कपड़े के ऊपर से ही सही, मगर मेरा हाथ उनके जिस्म को छू रहा था।
अगले दिन जब वो दफ्तर के लिए तैयार हुईं तो नया सूट पहना था। तैयार होकर आईं तो खूबसूरती मजीद निखर गई थी। उस दिन उन्होंने कहा, कल तुमने दोपहर में मेरे लिए आधा दिन छुट्टी ली थी, वैसे ही आज सुबह कुछ घंटों की छुट्टी ले लो और मेरे साथ ऑफिस चलो। वो मुझे ऑफिस क्यों ले जा रही थीं, ये वाज़ेह न बताया। जब हम ऑफिस पहुंचे और उनके फ्लोर पर दाखिल हुए तो उन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका ये अजीब रवैया मुझे समझ न आया। ऑफिस में कई मुलाजिम हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। आंटी दिखने में इतनी बूढ़ी भी न थीं, मगर वो मुझे ऑफिस क्यों ले गईं, समझ न आ रहा था। वो मुझे सिर्फ अपने फ्लोर पर ही नहीं बल्कि अपने बॉस के केबिन में भी ले गईं। बॉस हमें अजीब नजरों से देख रहे थे। आंटी ने बॉस से मेरा तारुफ कराते हुए कहा, ये मेरा अहमद है। उसके बाद वो मुझे बाहर ले आईं और जाने को कह दिया। जब घर आईं तो उनका रवैया कुछ अजीब था। घर आते ही उन्होंने मुझे गले लगा लिया और कहा, आज तुम मेरे साथ ऑफिस आकर बहुत बड़ी मदद कर गए। हम बातें कर ही रहे थे कि अचानक जोर की बिजली कड़की। आवाज से आंटी डर गईं और मुझे गले लगा लिया। उस गले लगाने में कुछ और ही एहसास था। बिजली की आवाज खत्म हुई तो वो अलग हुई, मगर जाते जाते मेरे चेहरे पर हाथ फेरते हुए बोली, अच्छा हुआ तुम जल्दी घर आ गए। देखो तुम्हारे आने के कुछ देर बाद ही जोर की बारिश शुरू हो गई। वो मेरी बहुत फिक्र करने लगी थीं और ये फिक्र मुझे अच्छी लगने लगी थी, मगर साथ ही कुछ शक भी हो रहा था। उस वक्त आंटी दरवाजे पर खड़ी बारिश देख रही थीं, मगर बाहर निकलने से डर रही थीं। उनके चेहरे से साफ नजर आ रहा था कि वो बारिश में भीगना चाहती हैं। तब मैंने उनका हाथ पकड़ा और कंपाउंड में ले गया। आंटी बारिश में भीगने से डर रही थीं, मगर मैंने हाथ पकड़कर कहा कि बारिश का मजा लो। बारिश में भीगते हुए उनके चेहरे की खुशी देखकर मैं भी बहुत खुश हो रहा था। घर आते ही आंटी मेरे लिए तौलिया लेकर आईं और अपने हाथों से मेरे बाल पोंछने लगीं। हमारी नजरें मिलीं तो वो मुझे बहुत प्यार से देख रही थीं। बोलीं, अहमद, जिस तरह तुम मेरे साथ बातें करते हो, इरफान ने कभी नहीं की। वो तो हमेशा पढ़ाई में मसरूफ रहता था। वो बोल ही रही थीं कि मैंने पूछ लिया, आंटी, तुमने अपने बॉस से मेरा तारुफ मेरा अहमद कहकर क्यों करवाया था? इसका मतलब क्या है? ये सुनते ही आंटी घबराकर वहां से चली गईं। मगर रात को सोने के वक्त उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया। बोलीं, आज मुझे बहुत डर लग रहा है। क्या तुम आज मेरे कमरे में सो सकते हो? मदद के तौर पर मैं तैयार हो गया। उस रात उनके कमरे में सोते वक्त बार बार लगता था कि कोई जासूसी कर रहा है। मेरी नजरें दरवाजे और खिड़की पर जा रही थीं। सोने से पहले जब मैंने उनकी तरफ देखा तो वो मुझे देख रही थीं। बोली, अहमद, तुम अभी तक सोए नहीं? मैंने कहा, लगता है कोई कमरे की जासूसी कर रहा है। वो बोली, मुझे भी तब से यही लग रहा है, इसीलिए सो न सकी। शायद हमारा वहम है। ये कहकर उन्होंने मुझ पर हाथ रखकर सोने की कोशिश की। कुछ देर बाद अचानक लाइट जली और किसी ने माँ कहकर आवाज दी। आवाज से हमारी नींद खुल गई। उठकर देखा तो इरफान सामने खड़ा था। वो हमें देख रहा था और अपनी माँ से बोला, माँ, तुम ये क्या कर रही हो? अहमद मेरा दोस्त है, ऐसी बातें तुम्हें शोभा नहीं देती। अब तो मुझे तुम्हें माँ कहने में भी शर्म आ रही है। मैंने इरफान से कहा, इरफान, बेवजह ऐसा मत सोचो। आंटी को डर लग रहा था, इसलिए उन्होंने मुझे कमरे में बुलाया था। मगर जिस तरह आंटी ने मुझ पर हाथ रखा था, उसे देखकर किसी को भी गलतफहमी हो सकती थी। इरफान अपनी माँ पर गलत बातें करने लगा। लग रहा था कि वो अचानक नहीं आया, बल्कि ये उसका प्लान था। इरफान ने कहा, मैं बाहर नहीं जा सका क्योंकि माँ के पास पैसे न थे। माँ से पैसों का बंदोबस्त न हुआ तो मैं चाचा से पैसे लेने गया था। मैंने माँ को नहीं बताया था। जिस दिन चाचा के पास गया तो उन्होंने माँ के बारे में कुछ बातें बताईं, जिन पर पहले कभी ध्यान न दिया था। चाचा ने कहा कि हमने कई बार तुम्हारी माँ को गैर मर्दों के साथ घूमते देखा है। तब मैंने प्लान बनाया कि माँ पर नजर रखूंगा। इसी दौरान तुम भी शहर आ रहे थे। मेरे प्लान के मुताबिक मैंने कहा कि मैं बाहर जा रहा हूँ
और तुमसे माँ के साथ रहने की जिद की। मुझे पता था कि माँ का बुरा असर तुम पर भी पड़ेगा। जो कुछ तुम दोनों के दरमियान चल रहा है वो मुझे समझ आ गया। अहमद, मैं तुम्हें कसूरवार नहीं मानता। असल कसूर मेरी माँ का है। उसकी नीयत खराब है। तुम तो बस उसकी बातों में आ गए होगे। जब इरफान खामोश हुआ तो मैंने कहा, तुमने माँ पर इल्जाम लगाया, अब खुश हो गए। अब बोलो, कुछ और बाकी है तो वो भी कह लो, क्योंकि आगे तुम्हें बोलने का मौका न मिलेगा। फिर बोला, इरफान, तुमने हम पर नजर रखी मगर जो देखना चाहिए था वो देखा ही नहीं। वो मुझे ऑफिस इसलिए ले गई थीं कि उनका नया बॉस उन पर नजरें रखे हुए था और उसे दिखाना था कि वो अकेली नहीं, उसके साथ जवान बेटा भी है। बॉस को बेटे का डर दिखाने के लिए मुझे ले गई थीं। और अभी भी जब वो मुझ पर हाथ रखकर सो रही थीं, तो इसलिए कि वो मुझ में और तुम में कोई फर्क नहीं करती। अगर तुम दूसरों की बातों के बजाय अपनी माँ को समझने की कोशिश करते तो तुम्हारे मुंह से माँ के लिए ऐसे अल्फाज न निकलते। कुछ ही दिनों में मुझे समझ आ गया कि आंटी घर में रहते हुए भी अकेली थीं, जबकि उनका जवान बेटा उनके साथ था। उन्होंने तुम्हारे लिए दूसरी शादी नहीं की, तुम्हारे लिए ही जीती रहीं। मगर जब तुम पर माँ की देखभाल की जिम्मेदारी आई तो तुमने माँ पर ध्यान देने के बजाय अपनी दुनिया में खो गए और लोगों की बातों पर माँ पर बेएतिमादी की। मैं बोल ही रहा था कि आंटी ने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा, अहमद, तुम्हारे पास जो समझदारी है शायद वो इरफान में नहीं, क्योंकि मैंने उसे कभी किसी चीज के लिए मेहनत नहीं करने दी। मैंने उसे हर चीज वक्त पर दी, मगर आज मेरे बेटे ने मेरे प्यार का बदला मुझ पर बेएतिमादी करके चुका दिया। तुम्हारे चाचा चाची ने तुम्हें मेरे खिलाफ भड़काया ताकि हमारे दरमियान दूरी पैदा हो। चाची से मदद मांगने से पहले मैं तुम्हारे चाचा के पास तुम्हारे वालिद की जायदाद का हिस्सा मांगने गई थी, मगर उन्होंने देने से इनकार कर दिया। तब मैंने धमकी दी कि अदालत ले जाऊंगी। जो हिस्सा मांगा था वो सिर्फ तुम्हारे लिए था, क्योंकि मैं तुम्हारी खुशियां बर्बाद नहीं करना चाहती थी। मुझे भी तुम्हें बड़े शहर में पढ़ाना था, मगर मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी जल्दी दूसरों की बातों में आ जाओगे। आज तुमने अपनी माँ के प्यार का यही सिला दिया, बेटे। ये कहकर आंटी रोने लगीं। आंटी की बात सुनकर इरफान की समझ वापस आ गई। वो दूसरों की बातों में आकर माँ पर यकीन नहीं कर रहा था और उसने माँ और मुझ पर भी गलत शक किया था। जब इरफान को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वो रोते हुए माँ से माफी मांगने लगा। वो एक माँ थीं, इसलिए फौरन माफ कर दिया। माफी मांगने के बाद वो मुझसे घर पर रहने की जिद करने लगा, मगर अब मैं वहां नहीं रह सकता था, क्योंकि उस माँ बेटे को अपने रिश्ते दुरुस्त करने के लिए वक्त चाहिए था। इरफान को अपनी माँ की ईमानदारी और उसके लिए किए जाने वाले जद्दोजहद को देखने की जरूरत थी, क्योंकि उसे माँ की मेहनत की कोई समझ न थी। मैंने बचपन से अपने घर की गुर्बत देखी थी और तब से छोटे मोटे काम किए थे। दोस्तों, आजकल माँ बाप बच्चों की हर ख्वाहिश फौरन पूरी कर देते हैं और बच्चे उसकी आदत डाल लेते हैं। अगर कभी माँ बाप कोई ख्वाहिश पूरी न कर पाएं तो बच्चे फौरन नाराज हो जाते हैं और बुरे अल्फाज कह देते हैं। ऐसी सूरत-ए-हाल से बचने के लिए हर बार बच्चों की हर ख्वाहिश पूरी नहीं करनी चाहिए। कभी कभी उन्हें ना भी सुनना चाहिए। बच्चों को ये समझना चाहिए कि माँ बाप दिन रात उनके लिए कितनी मेहनत करते हैं। तभी उन्हें रिश्तों, प्यार और पैसे की असल कीमत समझ आएगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की छोटी सी कहानी। तुम्हारी क्या राय है? कमेंट जरूर करें। अगर ऐसी ही मजीद दिलचस्प कहानियां सुनना चाहते हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन दबा दो ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन मिले। कल मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।